नमस्कार दर्शकों, हम लाइव हाजिर हैं। आज काफी समय बाद 10 बजे का लाइव सेशन हो रहा है और आज का जो सब्जेक्ट है वो केसरी चैप्टर 2 के बारे में है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में भर भर कर यही लिखा जा रहा है कि इस फिल्म में बहुत सारे झूठ दिखाए गए हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से फिल्म नहीं देखी है, लेकिन रवि ने देखी है। रवि जी से चर्चा करेंगे और हम उन सारी बातों को सामने रखेंगे जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इसमें गलत दिखाई गई हैं। कहा गया है कि अनन्या पांडे का भी किरदार है वो मनगढ़ंत है। इसके अलावा केसरी 2 में इतिहास के साथ जमकर खिलवाड़ हुआ है। पूरे झूठ के सहारे इस फिल्म को चलाने की कोशिश की गई है। क्रिएटिव लिबर्टी के नाम पर काफी झूठ दिखाया गया है। आर माधवन का जो कैरेक्टर है उसके साथ भी खिलवाड़ हुआ है और एक तरह से पूरे के पूरे मनगढ़ंत केस पर ही टिकी है पूरी फिल्म की कहानी। इसके अलावा रवि जी जो बताएंगे वो तो हम चर्चा करेंगे। मैंने ग्रोक से भी काफी चीजें पूछी हैं, ग्रोक ने क्या कहा है इस फिल्म के बारे में, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है रवि जी आपका। शुक्रिया उज्जवल जी, आपका भी स्वागत इस बातचीत में। मैं अपने दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप हमारा लाइव देखना शुरू कर चुके हैं तो प्लीज कमेंट करके बता दीजिए आपको हमारा ऑडियो वीडियो कैसा मिल रहा है, वो बता दीजिए। और इसके अलावा इस लाइव सेशन को आप शेयर कर लीजिए ताकि जो लोग अभी नहीं जुड़ पाए हैं वो भी इसको देख पाए। तो रवि जी, हम फिल्म के बारे में तो आपसे सवाल करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपना रिव्यू बताएं। मैंने देखा था आपने अपने चैनल पर रिव्यू किया था और उसमें आपने अपना एक बहुत अलग तरह का पर्सपेक्टिव भी रखा। तो हमारे बहुत सारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि आपका इस पर रिव्यू क्या है। पहले हम रिव्यू सुन लें और फिर हम फिल्म पर चर्चा करेंगे। जी मैंने जो रिव्यू किया था, आपको बताता हूँ, थोड़ी सी कुछ बातें उसमें से दोहरा देता हूँ जो आप बोल रहे हैं। जी अलग पर्सपेक्टिव और काफी लोगों ने उसे पसंद किया है। जी दरअसल इस फिल्म को देखने के बाद मुझे लगा कि हमारे समय में ये सब चल क्या रहा है, हमारा समय किस तरह का है। तो मुझे लगा कि हमारे समय में कुछ अजीबोगरीब चीजें चल रही हैं और वो चीजें इस तरह की ये लोगों को भरमाने वाली चीजें हैं, जिसमें ये समझाया जाता है कि इधर से आलू डालो और उधर से सोना निकालो, इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा। लोग इस बुलावे में हैं कि ये जो चल रहा है, इधर से हम कुछ करेंगे और उधर से एक बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, ये बताया जा रहा है। ये छल और धोखा चल रहा है। फिल्मों में भी यही चल रहा है, मतलब जो मुझे समझ में आया। और खास तौर पे जो इतिहास से जुड़ी हुई, इतिहास से संबंधित हमारी कहानियां हैं फिल्मों की, पिछले कुछ समय में देखें तो फिल्म मेकर्स क्या कर रहे हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। इधर से एक हिस्ट्री डाल रहे हैं और इधर से एक नई हिस्ट्री अपने मन की निकाल रहे हैं। एक अजीब तरह से चीजों को रिसाइकिल किया जा रहा है, रिप्रोड्यूस किया जा रहा है। हिस्ट्री की फिल्म आप बना रहे हैं, हिस्ट्री से जुड़ा हुआ अध्याय आप उठा रहे हैं और उसको आप अपने मन से कुछ भी चीजें उसमें फैक्ट्स तोड़ देंगे, तोड़ मरोड़ देंगे, कैरेक्टर्स अपने हिसाब से, घटनाएं अपने हिसाब से। आप कहते हैं सिनेमैटिक लिबर्टी। सिनेमैटिक लिबर्टी इसको नहीं बोलते हैं। सिनेमैटिक लिबर्टी आपकी मेकिंग में आती है कि ठीक है, आप एक टाइम पीरियड दिखा रहे हैं, उसमें आज की सुविधा से अगर आप कुछ दिखा दें, आप पीरियड नहीं बदल देंगे, आप घटनाएं नहीं बदल देंगे, आप लोगों को नहीं बदल देंगे, लोगों को मतलब कहना चाहिए कि एक दूसरे से एक्सचेंज नहीं कर देंगे या दो कैरेक्टर मिला के एक कैरेक्टर नहीं बना देंगे। इस तरह की कई चीजें हमको देखने मिली और खास तौर पे केसरी चैप्टर 2 इसमें तो अति हो गई है। मैं आपसे कहूंगा जी कि मतलब ये बात सच है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड बैसाखी के दिन 1919 में जो हुआ, जनरल डायर जो अंग्रेजों का, या जिसको आप कहिए क्राउन का जो प्रतिनिधित्व करता था, और उसने आके जो है हजारों लोग जो वहां निहत्थे थे, स्त्री पुरुष छोटे बच्चे, और तब तक गोलियां चलवाई उसने अपने सैनिकों से जब तक कि सबकी गोलियां खत्म नहीं हो। और उसने जब बाद में उससे इस बारे में, जब उस एक हंटर कमीशन बना था इस मामले की जांच के लिए, तो वहां उसने बाद में कहा कि अरे भाई ये तो गोलियां खत्म हो गई, होती तो और चलवाती। मतलब वो इस तरह का नर पिशाच ही कहेंगे आप फिर उसको, इस तरह का, मतलब पत्थर दिल भी क्या बोले। तो वो सारी तो घटना तो हुई है, लेकिन आपने उसके बाद में ये आपने उसको बेस बनाकर ये कहानी बनाई है केसरी 2 की, कि भाई जब ये सारी चीजें हो गई तो हमारे यहाँ एक वकील साहब थे, वो नेहरू से पहले सी शंकरन नायर, सी शंकरन नायर नेहरू से पहले उस वक्त की कांग्रेस की तब तक के सबसे युवा अध्यक्ष थे। नेहरू जब आए तो उन्होंने इनका रिकॉर्ड तोड़ा था। तो खैर, दरअसल प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती, मुझे लगता है बहुत सारी। तो फिल्म दिखाती कि सी शंकरन नायर नाम के जो वकील थे, जो कि
शुरुआत में अंग्रेज परस्त थे, इनको सर की उपाधि भी दी गई थी, इनके काम से अंग्रेज जो क्राउन था वो इतना खुश था और ये इतनी बढ़िया सेवा कर रहे थे। बस सर की उपाधि कोई छोटे मोटे काम के लिए तो नहीं दी जाती किसी हिंदुस्तानी को, निश्चित रूप से वो सरकार की और उस क्राउन की नजर में उसने क्या क्या नहीं किया होगा। तो ये दिखाया गया है और फिर ये बताया गया कि इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है। जलियांवाला बाग की जो घटना हुई उसके बाद में जो कमीशन बना उसकी जांच के लिए जो अंग्रेजों ने बनाया, तो उसमें सभी अंग्रेज थे इनके अलावा एक हिंदुस्तानी छोड़कर। उस दौरान फिल्म में बताया गया कि एक आध कैरेक्टर और है। अब मैं कहानी रिवील नहीं करूंगा, जो देखना चाहते हैं वो देखें, हम हमेशा इस सपोर्ट में रहते हैं। फिर इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है और फिर ये कहते हैं कि अच्छा तो अब इस मामले को जो है कोर्ट में चैलेंज किया जाना चाहिए। तो कोर्ट में चैलेंज करते हैं, अंग्रेज कोर्ट है और ये चैलेंज करते हैं भाई ये जो हुआ है ये गलत हुआ है, जानबूझ के किया गया है। जिस तरह से अंग्रेजों जो जनरल डायर का कहना है जो इसमें कैरेक्टर में कि ये लोग आतंकवादी थे, ये किसी सभा के लिए इकट्ठे नहीं हुए थे, बल्कि ये लोग आतंकवादी थे, सबके पास में हथियार थे, इनके इरादे बहुत खतरनाक थे, ये सत्ता के खिलाफ जो है क्राउन के खिलाफ जो है बगावत कर रहे थे, इस तरह की तमाम बातें। तो बोले इसीलिए मैंने गोली चलाई। अब जो सी शंकरन नायर का कैरेक्टर जो अक्षय कुमार प्ले कर रहे हैं वो ये साबित करता है कि भाई ये बात जो कह रहे हैं वो गलत है, ये पूरी तरह से जेनोसाइड था, ये नरसंहार था। अब ये कैसी स्टोरी चल रही वो सारी फिल्म में देखें। हिस्ट्री अगर आप पढ़ें तो हिस्ट्री बताती है कि ऐसा नहीं हुआ था कुछ। सी शंकरन नायर ने यहाँ पर केस किया था क्राउन के अगेंस्ट में और उसके बाद में जो है फिर ये सारी चीजें हुई और जो भी फिल्म बताती है होता है। यहाँ अगर आप रियल हिस्ट्री में जाएं, बहुत सारे लोगों से कहूंगा कि जैसा आपने ग्रोक का जिक्र किया है, तो अगर आपको किताबें नहीं पढ़नी है, मैंने आपको एक आर्टिकल भी भेजा था, अगर आप चाहें तो उसको भी यहाँ शेयर कर सकते हैं स्क्रीन पर सबके साथ में। तो वही पढ़ लें, ग्रोक से पूछ लें। यहाँ पे दरअसल यहाँ हो ये रहा है कि दो कैरेक्टर हैं इस मामले में। एक तो है जनरल डायर जिसने गोलियां चलवाई, एक है ओ ड्वायर। ये दोनों नाम जरा थोड़े से कंफ्यूज करते हैं लोगों को। ये जो ओ ड्वायर था उस समय में जिस वक्त जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो 2013 से 2019-20 तक जो है वो पंजाब प्रांत का गवर्नर था जी। थोड़ा हिस्ट्री को समझना जरूरी है यहाँ पे जी। तो वो जो पंजाब प्रांत का गवर्नर था उसने ये था उस वक्त, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी टाइम है यही 1914 से 1918-19 जी। तो उस वक्त जो है अंग्रेजों ने भारत के लोगों से ये कहा था कि आप हमारी तरफ से विश्व युद्ध में लड़िए, और हम उस वक्त होम रूल आंदोलन भी था, तो हम आजादी नहीं तो कम से कम आपकी अपनी सत्ता देंगे, होम रूल देंगे कि आपके हाथ में सारी चीजें होंगी। ये आजादी की तरफ एक कदम मान लीजिए। तो ये सारी चीज कहेगी। तो बहुत सारे लोग पंजाब से उस समय जो है युद्ध लड़ने के लिए गए थे अंग्रेजों की सेना में, लेकिन जब विश्व युद्ध खत्म हो गया, पहला विश्व युद्ध, तो अंग्रेज अपने वादे से मुकर गए, जैसे कि वो हमेशा किया करते थे जी। इसके खिलाफ जो है पंजाब में, पूरे देश के समेत पंजाब में जबरदस्त आक्रोश था, गुस्सा था। उस आक्रोश को दबाने के लिए जो ये ओ ड्वायर था पंजाब प्रांत का गवर्नर, इसने वहां पर बहुत तरह के अत्याचार किए, बहुत तरह की पाबंदियां लगाई, तमाम नेताओं को गिरफ्तार किया, कोई सभा नहीं होगी, कोई मिलेगा नहीं, और अत्याचारों की लिस्ट कम नहीं है। लोगों को घुटने के बल चलवाना, लोगों को कोहनियों के बल चलवाना, कोई रास्ता भी था वहां पर कि वहां से जाएंगे अगर हिंदुस्तानी तो क्रॉलिंग करते हुए जाएंगे, तो ऐसे बहुत सारी चीजें निकली। तो ये जो ओ ड्वायर था, लोग इसको जनरल डायर से कंफ्यूज करते हैं। दरअसल सी शंकरन नायर की जो कहानी है वो ओ ड्वायर से जाके जुड़ती है। जब ये हंटर कमीशन बना था जलियांवाला बाग हत्याकांड को लेके, तो ये ब्रिटेन में बना, फिर इसकी जो रिपोर्ट आई, जो भी चीजें, तो उसमें सबसे पहले तो जनरल डायर को भी इन्होंने वापस बुला लिया अगले ही साल, जब बहुत विरोध हुआ और सारी चीजें धीरे धीरे सामने खुली। तो ये दोनों जब ब्रिटेन पहुंच गए, उस दौरान जो है सी शंकरन नायर साहब ने गांधी एंड एनार्की नाम की एक किताब लिखी यहाँ पर जी इंडिया में। तो उस किताब में उन्होंने कुछ ओ ड्वायर के बारे में भी लिखा, जिसमें यही जलियांवाला बाग हत्याकांड का जब मामला आया, नरसंहार का जब मामला आया, और वो किताब जब उस व्यक्ति तक पहुंची तो उसने कहा कि भाई ये मेरी मानहानि होती है जो इन्होंने लिखा इससे।
हाँ, तो उन्होंने ब्रिटेन की, लंदन की एक अदालत में केस किया सी शंकरन नायर पर, और इनको वहां जाना पड़ा, ये वहां जाकर लड़े। अब उस केस के सारे डिटेल्स वगैरह जो भी जाना चाहें वो देख सकते हैं, सब मिलेगा, आप नेट पे जाइए। वहां जाकर 2 साल केस लड़े और वो केस भी हार गए, अंग्रेजों की अदालत। तो उसके बाद में इनके ऊपर फाइन भी हुआ, क्योंकि 2 साल या उससे ज्यादा केस चल रहा था, तो फाइन भी हुआ। ये सारी चीजें आपको मिलेगी। अब इन सारी चीजों को, लेकिन इस केस की एक अच्छी बात हुई जिसके आसपास ये पूरा मामला बुना गया। अंग्रेज क्राउन जो था इस चीज को पूरी दुनिया से छुपाना चाहता था कि उसने कितना बड़ा नरसंहार किया है, उसके अधिकारियों ने, उसके गवर्नर ने, कैसे हिंदुस्तानियों पर वो अत्याचार कर रहे हैं। जिस चीज को वो छुपाना चाहते थे वो पूरी दुनिया को पता लग गया, पूरी दुनिया में उसके बारे में चर्चा हुई, इनकी निंदा हुई, भर्त्सना हुई। ये सारी चीजें जरूर हुई जब सी शंकरन नायर ने लंदन में जाके वो केस लड़ा, भले ही वो हार गए। तो अब उसी चीज को उठाकर यहां पर बताया कि नहीं, केस यहां पर चला है, ये लड़ रहे हैं, और उसको बहुत ड्रामाई बना दिया है, फिर अंत में जीत हुई है। इस तरह मतलब बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं कहेंगे इसको, आप पूरी तरह से हिस्ट्री को रीराइट करना जिसे बोलते हैं, अपने मन से। अब आज क्या हो रहा है, मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं, जैसे मैंने भी रिव्यू किया, तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं अरे आपको तो पता, आप झूठ बोल रहे हैं, या उनको वही सच लग रहा है। नहीं, वो जो दिखाया ना वही सच है, वो हिस्ट्री है। तो कई लोग बहस भी करते हैं, कई लोग कह रहे हैं अरे क्या फर्क पड़ता है इससे। कई लोगों ने मुझसे कहा, मैं कहा ठीक है भाई, बोले नहीं फिल्म जो मैं जो दिखाया वही सही। तो मैंने कहा आप अपने बच्चों को इसी फिल्म से इतिहास पढ़ाना, आप उनको किताबें मत देना, आप उनको स्कूल मत भेजना, अगर आप खुश हैं। लेकिन क्या सिनेमाई लिबर्टी के नाम पे, उसकी मेकिंग की लिबर्टी के नाम पे इस तरह से चीजों को बनाने बदलने की और लोगों को गुमराह करने की इजाजत देता है? यहां पर ये हो रहा है। आप एक ये चीज सोचिए, अगर कोई बच्चा सिर्फ इसी फिल्म को हिस्ट्री मान लेगा और वो बड़ा होगा 4 साल 5 साल 10 साल बाद, और उसके दिमाग में यही चीजें रहेंगी, और कल को वो पढ़ने के लिए कहीं विदेश चला गया, अमेरिका गया, यूरोप गया, और वहां कभी किसी इस मुद्दे पर बात हुई, तो वो तो यही बातें रखेगा। तो सोचिए वहां लोग उस पर कितना हंसेंगे, कितना मजाक उड़ाएंगे उसका। ये कोई फिल्म देखकर आ गया तो बोल रहा है, फिल्म देख के आ गया। और ओ ड्वायर के बारे में बस एक आखिरी बात और बता दूं कि सरदार उधम सिंह का जो नाम आता है, ये वही उधम सिंह जिन फिल्म भी बनाई थी सुजीत सरकार ने, इसी ओ ड्वायर को जाके वहां पर मारा था। जबकि जो जनरल डायर था, ये जब ब्रिटेन वापस चला गया था इंडिया से, तो 4 साल बाद इसको कुछ ब्रेन की बीमारी हुई थी और ये मर गया था। तो ये 2 नाम दरअसल थोड़े से कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो मैंने बहुत मोटा मोटा जो मैं समझ पाता हूं, और जिस तरह मैं थोड़ा जितना आसान करके बता सकता था, ये मैंने बताया। इन्होंने इस पूरी स्टोरी में पूरा घालमेल कर दिया है कि यहाँ पे केस हो रहा है, यहाँ पे लड़ रहे हैं। ये दरअसल अक्षय कुमार को हीरो बनाने वाली फिल्म मुझे लगती है। उनका एक जो चल रहा है ना कि लगातार जो है मैं देशभक्ति फिल्में करता हूँ, सामाजिक फिल्में करता हूँ, तो ये आप कह सकते हैं कि उनके क्राउन का एक और नगीना है। तो देखिए, इसको हम इस तरह से देखते हैं कि अक्षय कुमार ने भारत के साथ धोखा किया, भारतवासियों के साथ धोखा किया, हमें अंधेरे में रखा, गुमराह करने की कोशिश की, और अपने प्रभुत्व का इस्तेमाल करते हुए एक गलत तस्वीर पेश करके हमारे जो आने वाली पीढ़ी है उसे भटकाने की कोशिश की। हम इसको इस तरह से देखते हैं, क्योंकि अगर आप एक कलाकार हैं, अगर आप इतनी बड़ी बात करें, आपने ये दिखाया है कि फिल्म में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, आपको अगर पूरा ही कुछ दिखाना था तो आप ये जलियांवाला बाग हटा देते फिल्म से, आप एक पूरी की पूरी काल्पनिक कहानी रचते और उस पर पूरा खड़ा करते। लेकिन आपने क्या किया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड को तो ले लिया, आपने बेसिकली लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन चीजों का सहारा लिया जो हमने इतिहास में पढ़ी हैं। हमने पढ़ा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और आप उसका सहारा लेकर अपनी एक अलग कहानी पेश करो। तो ये तो बहुत बड़ी गाली देश को देने जैसा हो गया कि आप हमारे इतिहास को ही आप इतना पलट कर रख रहे हो, और लोग जो आप पर भरोसा कर रहे हैं या आप चाहते हो कि लोग आप पर भरोसा करें, तो ये बहुत, मुझे लगता है कि बिल्कुल इस पर माफी मांगने की जरूरत है। अगर आप देश के साथ इतना बड़ा धोखा कर रहे हैं तो आपको माफी मांगने की जरूरत है। और अक्षय कुमार के लिए दिक्कतें इसलिए और बढ़ जाएंगी कि वो पहले भी उनकी जो छवि रही है वो बहुत लंबे समय तक
उन्होंने नागरिकता छोड़ दी थी भारत की, और उसके बाद जब बहुत ट्रोलिंग हुई तो उन्होंने नागरिकता ली। और जिस तरह से वो जो मौजूदा सरकार है उसकी भी चापलूसी करते दिखाई देते हैं, फिर चाहे वो मोदी जी का इंटरव्यू हो जिसमें वो आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं वाला सवाल हो, तो तमाम चीजें, मतलब अक्षय कुमार के लिए तो बहुत बड़ा ये क्वेश्चन मार्क है कि अब अक्षय कुमार पर कितना भरोसा किया जा सकता है या नहीं। उनकी क्रेडिबिलिटी पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मैं बार बार अक्षय कुमार का नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि फिल्म को जो आगे लेकर जाता है वो हीरो ही लेकर जाता है। फिल्म बनाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है, लेकिन क्रेडिट जो है वो बहुत हद तक हीरो को जाता है। एक बहुत मोटा पैसा भी हीरो को जाता है, और जाहिर है केसरी जो एक फ्रेंचाइजी बन गई, वो पिछला भी केसरी में अक्षय कुमार ही थे। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि ये माफी मांगने वाला मामला तो यहाँ पर बनता है। आप सही कह रहे हैं। अब इसमें एक और मतलब लोग इतने भांति भांति के रिएक्शन दे रहे हैं। एक व्यक्ति ये समझाने आए, अरे भाई अगर ऐसा भी है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि उन्होंने तो टाइटल के नीचे लिख ही दिया है कि मतलब जलियांवाला बाग की अनटोल्ड स्टोरी। तो ये स्टोरी तो पहले कही नहीं गई थी, ये तो नई लाए हैं। भाई आप गुमराह कर रहे हैं सीधे सीधे। लोग साफ साफ ये समझ के निकल रहे हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था उसके बाद का घटनाक्रम ये था। इस तरह से एक व्यक्ति ने जो है अंग्रेजों को जो है घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। ऐसा होता बहुत खुशी होती है, और बिल्कुल ठीक है भाई, जितने भी अनसंग हीरोज हैं सबकी कहानियां सामने आना चाहिए। लेकिन क्या इस तरह से कि मतलब आप कुछ भी तोड़ मरोड़ करके दिखाएं चीजों को, तो सबसे पहले तो आप दर्शकों के साथ अन्याय कर रहे हैं और उनको एक गलत रास्ता दिखा रहे हैं। फिर उसके बाद ये उम्मीद करते हैं, अक्षय कुमार की जब पृथ्वीराज आई थी तब भी उन्होंने कहा था कि भाई टेक्स्ट बुक में पढ़ाया जाना है, जो हमने फिल्म बनाई है बच्चों को दिखाएं और इससे सीखे हिस्ट्री। उनका बड़ा जोर रहा है हमेशा कि हम जो फिल्म बना रहे हैं, इन फिल्मों में जो इतिहास दिखा रहे हैं इसी को इतिहास माना जाना चाहिए, और बच्चे भी इन्हीं से पढ़े। तो क्या इस तरह से मतलब, तो ये बात एक, अगर ये परंपरा है, मतलब अगर ये एक नई शुरुआत है, आप कहिए कि भाई हमने तो एक फैक्ट उठाया है और उसके फैक्ट के आसपास अपनी एक कहानी बुनी है, और वो देश प्रेम की कहानी है, हम उस कहानी को दिखा रहे, कोई समस्या नहीं। आप कहिए कि हमने एक एक्सपेरिमेंट किया है, हमें लगता है कि ये किसी का ख्वाब है, ये हमारा ख्वाब है कि ऐसा हुआ या ऐसा होना चाहिए, या ऐसा होता तो कितना अच्छा होता, या हम एक ख्वाब में कहानी को बुन रहे हैं। वो ख्वाब आप भी देखिए हमारे साथ में, उसमें जलियांवाला बाग का हिस्सा जो एकदम ठीक है, लेकिन बाकी जो है हमने उसके आसपास एक बड़ी खूबसूरत कहानी बुनी है, और आप उसको तमाम देश प्रेम के गानों से और डायलॉग से और अपनी भावनाओं से सजाते, मगर ये कहना कि हम इतिहास दिखा रहे हैं, तो बहुत ही गलत है। तो ये देखिए, हम इसीलिए यहाँ पर ये लिख रहे हैं कि क्या देश से माफी मांगेंगे अक्षय कुमार? क्या अक्षय कुमार ये कहेंगे कि हाँ मुझसे गलती हुई है या मुझे नहीं करना चाहिए था? क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि आदि पुरुष में क्या हुआ था। आदि पुरुष में भी यही था ना कि हमारी माइथोलॉजी में जो नहीं है आपने वो दिखाने की कोशिश की, आपने उस तरह के डायलॉग्स रखे, आपने उस तरह की चीजें रखी। तो उसके बाद आदि पुरुष का क्या हश्र हुआ था। अच्छा, 3,500 थिएटर्स में रिलीज हुई ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन ज्यादातर देश के थिएटर्स खाली पड़े हुए हैं। और एक वर्ड ऑफ माउथ जो बहुत तेजी से फैला है, जैसे रवि जी आपने बताया कि फिल्म में झूठ दिखाया गया, ऐसे बहुत सारे लोगों ने सोशल मीडिया पर ये बातें कही हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ग्रोक पे भी ये सर्च कर रहे हैं, फिर पोस्ट कर रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर ये बात अब कोई छिपी हुई नहीं है कि केसरी चैप्टर 2 में बोला गया है झूठ। और मुझे लगता है कि इसके लिए अक्षय कुमार को जिम्मेदारी लेने की जरूरत है कि आप पैसा कमाने के लिए देश के इतिहास के साथ तो कम से कम खिलवाड़ ना करें, क्योंकि ये काम कभी हमारे देश में मनोज कुमार साहब हुए हैं जिनका भी देहांत पिछले दिनों हुआ। उन्होंने देशभक्ति पर बड़ी फिल्में बनाई, भारत कुमार उन्हें कहा गया, लेकिन कभी उन्होंने देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ नहीं किया। ऐसा नहीं कि वो भगत सिंह पर अगर फिल्म बना रहे हैं या किसी हिस्टोरिकल कैरेक्टर पर फिल्म बना रहे हैं तो उसको अपने हिसाब से बदल दें। लेकिन अक्षय कुमार ने जो ये किया है इसके लिए शायद उन्हें माफी मांगने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ये बताने की जरूरत है ताकि कम से कम, अब वो इसे अनडू तो नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम ये कह सकते हैं कि बच्चे या स्टूडेंट्स इस फिल्म को एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट के तौर पर बनी हुई फिल्म के तौर पर न देखें। ये हमने एक काल्पनिक कहानी बनाई है। अब सोचिए कि आप पैसे कमाने के लिए देश के इतिहास को झूठ बता देते हैं ताकि लोग आपकी बनाई हुई फिल्म को देखने जाएं और उससे आपकी जेबें भरी जाएं। तो मुझे लगता है कि इसमें सामने आकर सच को स्वीकार करने की जरूरत है कि हाँ हमने देश से झूठ बोला,
और हाँ हमने गलत चीज दिखाई है और हाँ हमने पैसे कमाने के लिए इसका सहारा लिया था, लेकिन हम साथ ही ये भी कहना चाहते हैं कि इसको जो स्टूडेंट्स हैं वो इस तरह से ना देखें कि ये हिस्ट्री में ये हुआ था। तो अगर अक्षय कुमार सच्चे देशभक्त हैं, अब उन्हें देशभक्ति अपनी दिखाने की जरूरत है, अगर वो सच में देशभक्त मानते हैं खुद को, तो उन्हें आकर देश के सामने बात कहनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप रवि जी? बिल्कुल, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब इस तरह की कोई बात होगी तो चाहे प्रोड्यूसर हो, चाहे एक्टर हो, स्टार हो, वो कह देंगे भाई हमको तो जो राइटर ने लिख के दिया, जो डायरेक्टर ने लिख के दिया, करण सिंह त्यागी हैं, भाई उन्होंने जो काम हमने भरोसा कर लिया, तो जिम्मेदारी तो उनकी बनती है, तो पल्ला झाड़ने में कोई बहुत देर नहीं लगेगी इस पे अगर कोई बात होती है तो। नहीं, क्योंकि राइटर नहीं कह रहे थे ना हमसे कि आप आकर फिल्म देखिए, हमसे तो अक्षय कुमार कह रहे थे। तो आप राइटर तो कल को कुछ और लिख देगा कि मतलब जो चीजें हैं ना उसको बिल्कुल उलट के रख देगा, तो आप क्या वो कर लेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं जिस पर बात कम से कम बहस तो होनी चाहिए। कम से कम ये एहसास दिलाने की जरूरत है कि आप कुछ भी करके यूं ही नहीं निकल सकते, आपको सामना तो करना पड़ेगा। सोशल मीडिया है तो लोग आपसे सवाल पूछेंगे। देखिए, आप कहते हैं हम एजुकेट करते हैं सिनेमा से, क्या गलत एजुकेट करना कोई क्राइम नहीं है? बिल्कुल है। आप किसी को गलत रास्ता दिखाएं, गलत सिखाएं, गलत समझाएं और कल को गलती में उससे कुछ हो जाए तो कहेगा मैंने तो वहां से सीखा था, मैंने तो वहां से पढ़ा था, मैंने तो वहां से समझा था, हाँ, मैं तो उसे ही सच समझ रहा था। क्या वो गलतियां ठीक हो जाएंगी उसकी फिर अगर वो कुछ कर देगा तो? ये बहुत सोचने वाली बात है। और एक और बात जो आपने कही इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस को लेके, सच्चाई तो ये है कि इस फिल्म को चलाने के लिए पूरा जोर लगा लिया इन्होंने पहले दिन से जी, है ना, लेकिन फिर भी बॉक्स ऑफिस वैसा नहीं है जैसी कि अक्षय कुमार का जितना बड़ा नाम है वैसा होना चाहिए, या करण जौहर अगर प्रोड्यूसर हैं और जितना आप इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से जोड़ के बता रहे हैं और जो पूरी हवा बनाने की कोशिश है। आज तीसरा दिन है, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। आज जाके इस फिल्म का जो बिजनेस आ रहा है टोटल वो 25 करोड़ को क्रॉस कर रहा है। पहले दिन आपकी ओपनिंग 10 करोड़ की भी नहीं है, अगर सिर्फ बॉक्स ऑफिस को ही मानना है आपको तो जी, है ना। तो बॉक्स ऑफिस पे भी आप वैसा कोई करिश्मा नहीं कर पा रहे हैं, आपका जादू जो है वो नहीं चल रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा जो इस पूरे फिल्म की रिलीज से पहले से लेके अभी तक जो मैंने नोटिस की है मीडिया, सोशल मीडिया में, करण जौहर इस फिल्म के प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। हाँ। और करण जौहर ने कुछ दिनों पहले कहा था कि अब हम मीडिया को रिलीज से पहले अपनी फिल्म नहीं दिखाएंगे। हाँ, कहा था बिल्कुल। अब लेकिन इस फिल्म का केस आप देखिए तो करण जौहर के दांत जो है वो हाथी के दांत जैसे दिखाने के और खाने के और बना। आप सोशल मीडिया पे चले जाइए, आप यूट्यूब चले जाइए, इस फिल्म के रिव्यू जो है मीडिया के लोगों के द्वारा या खास तौर पे जो सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, सोशल मीडिया में जो यूट्यूब चैनल आते हैं, भाई लोग आधी रात को लौट के उन्होंने वीडियो बनाए हैं कि हम फिल्म देख के आए हैं, और आधी रात को 12 बजे बैठ के बना रहे हैं वीडियो। इसके पीछे मतलब आप तो कह रहे थे कि जब फिल्म रिलीज होगी हम उसी दिन सुबह दिखाएंगे। कुछ लोगों को सुबह दिखाई गई, कुछ लोगों को पहले ही दिखाई दी, और जिन लोगों को पहले दिखाई गई ये फिल्म उन सबकी रेटिंग आप देख लीजिए, उन सबके रिव्यू आप देख लीजिए। जो लोग फिल्मों को 1 स्टार और आधा स्टार भी देने में नहीं हिचकते हैं वो इस फिल्म को 3.5 स्टार और 4 स्टार दे रहे हैं। जो 1-1, 2-2 दिन बाद रिव्यू करते हैं वो इस फिल्म को देख के लौटने के बाद आधी रात में रिव्यू कर दे रहे हैं कि सुबह आपकी फिल्म रिलीज होगी, हम आधी रात को ये वीडियो बना दे रहे हैं आपको। इसका क्या मतलब है इसके, है ना। लेकिन वही है ना कि आप ये देखिए ना कि जो झूठ है वो नहीं चलता है। जैसे बेसन और चावल और क्या क्या बेच रहे हैं आजकल करण जौहर अनन्या पांडे के साथ, तो उन्होंने इस फिल्म में भी एक मनगढ़ंत कैरेक्टर उनके लिए बना दिया कि इसमें अनन्या पांडे को काम मिल जाए। तो मतलब ये देखिए ना, जिस तरीके से हम नेपोटिज्म पर बात करते रहे हैं कि थोपा जाता है, तो क्योंकि करण जौहर को अनन्या पांडे को काम देना है इसलिए उनको एक फिल्म में मनगढ़ंत किरदार दे दिया गया जो कि हिस्टोरिकल उसमें था ही नहीं कहीं। तो ये सीधे तौर पर इसीलिए हम यहाँ पर सवाल उठा रहे हैं कि क्या देश से माफी मांगेंगे करण जौहर, क्या देश से माफी मांगेंगे अक्षय कुमार, क्योंकि वो झूठ दिखा रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी दिखा रहे हैं, इतिहास के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और सिर्फ अपने ही लोगों को काम देने के लिए मनगढ़ंत किरदार भी रच रहे हैं।
कम से कम ये बात कहने की तो जरूरत है। देखिए माफी तो खैर क्या ही मांगेंगे, यहाँ पर हम देख चुके हैं कि और इतनी बड़े बड़े गलतियां करके ये लोग माफी मांगने को तैयार नहीं है, तो यहाँ पे भी ये निकलने वाले हैं बचकर साफ। लेकिन कम से कम सोशल मीडिया पर इस बात को कह तो सकते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री में काफी देखा जाता है, हमारा चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं, तो इसलिए इस बात को कहना और इस पर यहाँ पर बात रखना बहुत जरूरी। मैं दर्शकों से भी चाहूंगा कि वो भी नीचे कमेंट करके बताएं कि आज अगर आपको ये पता चलता है कि करण जौहर की एक फिल्म या अक्षय कुमार की एक फिल्म जो हमारे इतिहास को गलत तरीके से रख रही है, तो क्या आपको नहीं लगता कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए? आपकी अपनी इस पर कोई ना कोई राय होगी, इसको सुनने के बाद आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा होगा, आपका कोई विचार आ रहा होगा, वो आप यहाँ नीचे लिख सकते हैं कि अगर हम आपको बता रहे हैं कि बॉलीवुड की एक फिल्म आई है जो हमारे इतिहास के साथ खिलवाड़ करती है, तो क्या इस फिल्म को बनाने के बाद माफी मांगने की जरूरत नहीं है इस फिल्म से जुड़े लोगों को? भाई जब आदि पुरुष जैसी फिल्म में आपने जब उसमें कैरेक्टराइजेशन गलत दिखाया, जब आपने डायलॉग जो बहुत भद्दे बना दिए, तो वो रिएक्शन लोगों का क्या बताता है कि हम गलत चीज नहीं सहेंगे, आप हमको गलत नहीं दिखा सकते हैं। हाँ। इस मामले में क्योंकि लोगों को पता नहीं है, लोग आप पर भरोसा कर रहे हैं, लेकिन आप उस भरोसे को तोड़ते हुए उस भरोसे की आड़ में गलत चीजें प्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को गलत तरीके से एजुकेट कर रहे हैं। और मेरा सवाल वही है कि गलत एजुकेट करना क्या क्राइम नहीं है? क्या आपने ये गलती नहीं की है? तो ये होना चाहिए। और दूसरा, आपने अनन्या पांडे का जिक्र किया। अब अनन्या पांडे में बड़ा तरस आता है जब उनको देखिए ना आप, कि मतलब वो भी बेचारी रोज सुनती होंगी 50 बार नेपो किड है, करण जौहर के भरोसे चल रहा है, करण जौहर ही बना रहे हैं। तो जो कि सच भी है, उसमें कोई छुपाने वाली बात, वो खुद ही मतलब जानती है अच्छे से। अब ऐसे इस तरह से कैरियर बनाने में क्या सम्मान और क्या प्रतिष्ठा रह जाती है? सवाल ये है, आपके टैलेंट पर क्या वो काम मिल रहा है? क्या आपको वो काम? देखिए सम्मान तो ये है कि ये लोग बेसन बेचकर भी टीवी पर ले ही लेते हैं, इनका सम्मान का स्तर वहां से भी आ जाता है। तो सिनेमा तो क्या ही बात है। और इनके लिए मुद्दा ये है कि मैं चंकी पांडे की बेटी हूं तो मैं कोई और काम नहीं करूंगी, मैं फिल्मों में जरूर आऊंगी, भले मेरे लिए मनगढ़ंत रोल लिखाए जाएं हिस्टोरिकल फिल्मों में। तो हम तो रवि जी जो बात कर रहे हैं सम्मान और प्रतिष्ठा की, वो तो हम आम लोगों की नजर से देख रहे हैं। लेकिन जब आप पैसे की खातिर देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने पर आ जाएं, तो समझ में आ जाता है कि आपकी मनोदृष्टि में आपके प्रति सम्मान और प्रतिष्ठा शायद इस बात से ऊपर नहीं है कि कितना पैसा आपकी जेब में आ रहा है, फिर चाहे वो कुछ भी करके आ रहा है। तो जब आपका फोकस पैसे कमाना हो जाता है, तो फिर आप सम्मान और प्रतिष्ठा तो फिर रह जाती है, और इसी तरीके से फिर आपको लोग सवाल पूछते हैं। भाई मैं सोच रहा हूं, अगर आपकी फिल्म इतनी ही चल रही है, आपकी फिल्म इतनी ही सच्ची है, तो आप रिलीज होने के बाद में कहां छुप के बैठे हैं? आप क्यों सामने निकलकर फिर बात नहीं कर रहे हैं? आपने बहुत महान सिनेमा बनाया है, आपने बड़ा सच्चा सिनेमा बनाया है, आपने बिल्कुल एक ऐसा इतिहास दिखाया है जो अनटोल्ड जिसको आप कह रहे हैं, और आपकी फिल्म को लोग खूब देख रहे हैं, तो आपका तो कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। आप गायब हैं। अब आप सामने निकल के बात नहीं कर रहे हैं। इस मामले में सनी देओल बहुत बेहतर है। उनकी जब जाट रिलीज हुई, मिक्स रिस्पॉन्स मिला है उनको। लेकिन आप देखिए, सनी देओल प्रॉपर जो है सोशल मीडिया में, इंस्टाग्राम पे जो भी उनके फैंस हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, कह रहे हैं। और इस फिल्म को रिलीज होके अब कितना, 10 तारीख को रिलीज हुई थी, 10 दिन हो रहे हैं। तो वो लगातार बीच बीच में मीडिया से बात कर रहे हैं और लोगों को थैंक्स कर रहे हैं कि आपने मेरी फिल्म को सपोर्ट किया, फिल्म अभी भी चल रही है। ये होता है तरीका कि आप आइए, बात कीजिए, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उसके बदले में आप क्या सोचते हैं वो भी तो बोलिए। ये तो गायब हो गए। मतलब हमने जो करना था कर दिया, अब अपना गायब है, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। और वो फिगर्स किस तरह के आ रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं। ये कोई बहुत मतलब ऐसे नहीं कोई सीने पे जो तमगा लगा लो उस तरह के फिगर्स तो नहीं है ये आपके। दया आ रही है इनके ऊपर भी, मतलब 8 करोड़ और 10 करोड़ को भी ये महान बताया जा रहा है। कह रहे इस फिल्म ने आज डबल डिजिट छू लिया। आज ये कितनी बड़ी बात है। देखिए यहाँ पर कितने सारे अपराध करण जौहर कर रहे हैं। पहला अपराध वो ये करते आ रहे हैं जो उन्होंने काफी समय से किया है, जिसको उन्होंने स्वीकार भी किया है, लेकिन अपराध के तौर पे नहीं। वो बड़ी शान से कहते हैं नेपोटिज्म, मैं नेपो किड्स को लॉन्च करूंगा। यानी वो टैलेंट से
ऊपर तरजीह देते हैं परिवार को, दोस्तों को। दूसरा, एक आप मजबूत स्थिति में बैठे हैं, एक इंडस्ट्री की मजबूत स्थिति में बैठे हैं, तो आप उसको पनपने नहीं देना चाहते, आप वहां पर ऐसे लोगों को लाते हैं जो नॉन डिजर्विंग है। फिर आप देश के इतिहास पर बनी फिल्म में झूठ बोलते हैं, झूठ दिखाते हैं, झूठ के सहारे आप पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, गलत बोलते हैं, गुमराह करते हैं, और आप एक ऐसी चीज सामने लेकर आते हैं जो कि कभी हुई नहीं थी, और इसमें भी आप एक मनगढ़ंत कैरेक्टर को रच देते हैं जिनके साथ आप बेसन बेचते हैं। आप बेसन बेचें, चावल बेचें, वो आपकी अपनी निजी जिंदगी है, लेकिन अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए या किसी एक को आगे बढ़ाने के लिए आप देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ ना करें और उसमें इस तरह के मनगढ़ंत कैरेक्टर को लेकर ना आए। और ये कहीं ना कहीं बताता है कि आप अपने प्रोफेशन के प्रति भी ईमानदार नहीं है, यानी आप उस इंडस्ट्री के प्रति ही ईमानदार नहीं है जिसकी वजह से आपकी पहचान है, और आप एक बहुत मजबूत स्थिति में बैठे हुए भी उसको अब्यूज कर रहे हैं। और शायद यही वजह है कि आधा हिस्सा आज करण जौहर को कहीं और बेचना पड़ा, वो भी एक इंडस्ट्री के बाहर के शख्स को, क्योंकि वो इंडस्ट्री के विद इन इंडस्ट्री किसी को जुटा नहीं पाए। तो और आज इतने साल बीत जाने के बाद, जब इनको इंडस्ट्री में लगभग 3 दशक हो चुके हैं, लगभग हो रहे हैं, मैं अगर इनको काउंट करूं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में असिस्ट कर रहे थे ये आदि को, तो लगभग 3 दशक इनको हो चुके हैं, 30 साल, और उसके बाद आपको इतनी भी समझ नहीं है सिनेमा की कि आप एक हिस्टोरिकल घटना पर कहकर जो फिल्म ला रहे हैं वो एक्चुअली पूरा झूठ है। और आज आप इतने 30 साल बिताने के बाद आज आपको क्या क्या सुनना पड़ रहा है कि आपको अपना ही क्राफ्ट नहीं पता, आपको अपनी ही चीज नहीं पता कि कैसे बनानी है, कैसे दिखानी है, उसमें भी आप झूठ बोल रहे हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आई ओपनर होना चाहिए, लेकिन पता नहीं आई ओपनर की तरह लेंगे इसको या नहीं लेंगे, लेकिन कम से कम देश से माफी मांग सकते हैं या सॉरी बोल सकते हैं, कम से कम ये कह सकते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करूंगा। वरना तो सवाल ये भी है कि क्या ये केसरी फ्रेंचाइजी या फिर करण जौहर भविष्य में आने वाली किसी भी हिस्टोरिकल फिल्म के साथ इसी तरीके का खिलवाड़ करेंगे। लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, हमारे दर्शक हैं रमेश जोशी, काफी वृद्ध लग रहे हैं हमें डीपी से, वो लिख रहे हैं कि आई एम शॉक्ड एज टू व्हाई सो मेनी क्रिटिक्स हैव प्रेज्ड दिस मूवी। बहुत सारे लोग हैं जो बहुत ज्यादा परेशान है। हमारे दर्शक हैं सिनेमा एनालिसिस, वो लिख रहे हैं पहले आलिया भट्ट को जबरदस्ती थोपता था करण, अब अनन्या और जानवी को थोप रहा है। तो बताइए, लोगों के बीच इस तरीके की इमेज करण जौहर की जो बन रही है, वो यहाँ पर बहुत ही मतलब शर्म तो आनी चाहिए कम से कम इसके। बिल्कुल, देखिए ये फिल्म जो है किताब पर बेस्ड है, द केस दैट शूक द एम्पायर। तो अब ये वही कहेंगे कि भाई अभी देखिए मैंने वो किताब नहीं पढ़ी है, मैंने जो चीजें, हम एक जर्नलिस्ट के तौर पे देखते हैं चीजों को, लेकिन ये किताब मेरी नजर से नहीं गुजरी, अभी तक मैंने नहीं पढ़ी, मुझे नहीं पता कि इस किताब में क्या इसी तरह से लिखा गया है जी। लेकिन ये किताब बहुत पुरानी नहीं है, ये किताब अभी 2 साल 3 साल पुरानी है जी। तो बहुत सारे तार बहुत सारे जुड़ते हैं, उसके बारे में हम अभी बहुत ज्यादा यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हाल ही में किताब लिखी गई है और उस किताब पर तत्काल फिल्म बना ली। तो इधर बॉलीवुड में मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी, मतलब हम लोग मिलते ही रहते हैं, बात होती है, तो इधर एक ये नया ट्रेंड चल पड़ा है कि भाई अगर आप किसी मुद्दे पर फिल्म बनाना चाहते हैं, बल्कि एक ऑफर मेरे पास आया था, मैं आपको पर्सनल बता देता हूँ जी। एक ऑफर मेरे पास ये आया था कि एक इस देश का एक बहुत बड़ा हत्याकांड है, बड़ा चर्चित, तो कभी उनकी आइडेंटिटी मुझे नहीं बतानी, तो मुझे उन प्रोड्यूसर साहब ने, और वही डायरेक्टर भी हैं, तो उन्होंने कहा कि आप एक काम कीजिए, ये केस है, इस पर आप एक किताब लिख दीजिए, इस पर आप किताब लिखिए, क्योंकि अब वो पब्लिक डोमेन में है, तो और कोई दावा भी, फैमिली वाले लोग भी दावा कर देते हैं, तो बोले आप बुक लिखिए, और बुक में कुछ उनका ज्ञान था कि मैं चाहता हूं इसी तरह से, बाकी फैक्ट्स तो है ही, तो वो कुछ सिनेमाई भी कराना है उन्हें, तो बोले आप उस बुक को लिख दीजिए, फिर उस बुक को पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी है, तो मैं उस किताब को पब्लिश करूंगा और फिर उस किताब के ऊपर हम फिल्म बनाएंगे, तो जिससे कि अगर वो जो फैमिली वाले लोग हैं वो क्लेम भी करेंगे कि हमारी चीज, तो हम कहेंगे भाई ये तो किताब लिखी है, हम किताब पे बना रहे हैं। तो ये पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड में एक ये नया ट्रेंड उभर कर आया है, ऐसी चीजें जो कंट्रोवर्शियल हैं, हो सकती हैं, या जिन्हें हमें लगता है कि यार इस चीज को हमें खास नजरिए से पेश करना है, तो पहले आप किसी को पकड़िए, आप उससे किताब लिखवाइए, किताब लिखने के बाद आप कहिए कि यार हमने इस किताब पर बेस्ड ये फिल्म बनाई। आपने देखा होगा पिछले 5, 7, 8 साल में कई सारी फिल्में ऐसी आई हैं बेस्ड ऑन दिस बुक, बेस्ड ऑन दिस बुक,
हाँ, तो हाँ, ये किताब भी मैं कह रहा हूँ, ये या तो होता कि यार अब इतने पुराने व्यक्ति हैं, इतना पुराना मामला है, इतिहास में इतना नाम है, सी शंकरन नायर, तो उनपे किसी ने किताब लिखी होती, उस किताब पे बन रहा होता। नहीं, ये किताब अभी अभी लिखी गई है, 1.5 साल 3 साल पहले, और अब उस पर फिल्म बन गई। ये एक नया ट्रेंड है, इस चीज को हमें समझने की जरूरत है कि इस तरह की जो चीजें आ रही कुछ एस्टेब्लिश करने के लिए, तो ये भी एक खेल चल रहा है। और करण जौहर का जो आप है इस बार, जो जैसे मैंने बताया कि रिव्यू इस तरह से आए हैं, तो करण जौहर ने इस बार जो फिल्म, जो जर्नलिस्ट जो है, ये जो फ्रेटर्निटी है, इसमें डिवाइड एंड रूल टाइप का मामला कर दिया। जब अंग्रेजों की फिल्म उन्होंने बनाई जिनका मोटो था डिवाइड एंड रूल, यहां भी उन्होंने वही किया है कि आधे जर्नलिस्टों को जो फेवर कर सकते हैं हमें, जो बढ़िया 4 स्टार देंगे, 5 देंगे, क्योंकि जिन लोगों ने आधी रात में रिव्यू डाले वो तो यही दिए हैं, तो उनको पहले दिखा दो, और उसके बाद में बचे हुए को मतलब खाना पूर्ति के लिए बाद में दिखा दो कि देखो हमने तो दिखा दी। अब वो दोनों तरफ का एक झगड़ा है। एक सीनियर फिल्म क्रिटिक है, जर्नलिस्ट है, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने जिस दिन ये फिल्म रिलीज हुई और जब सुबह सुबह इन तमाम यूट्यूबर्स के, इन्फ्लुएंसर्स के और इंडस्ट्री के भी कुछ ट्रेड के लोगों के और जर्नलिस्टों के रिव्यू आ गए यूट्यूब पर या लिखे गए, तो उन्होंने बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप में ये मैसेज डाला कि भाई या तो ये लोग झूठा रिव्यू दे रहे हैं, क्योंकि भाई करण जौहर ने तो कहा था कि मैं फिल्म उसी दिन दिखाऊंगा सुबह। तो या तो इन्होंने देखी नहीं और बेवजह या बगैर देखे या किसी भी तरह से ये 4 स्टार वाले रिव्यू दे रहे हैं, या फिर करण जौहर जो अपनी बात पे जो कुछ महीने के पहले उन्होंने कही थी वो उस पे अडिग नहीं है और वो मुकर गए। तो इस तरह से करण जौहर ने एक फूट डाल दी जर्नलिस्ट के बीच में कि देखो तुम हमारे फेवरेट हो और वो, उसको तो हम नहीं जानते भाई। तो बहुत सारी चीजें पीछे चल रही हैं, इसको हम सबको समझने की और हमारे दर्शकों को भी समझने की जरूरत है कि चीजें उतनी सिंपल नहीं है जितनी पर्दे पर दिखाई दे रही हैं। बस क्या इस फिल्म को हम एक एजेंडा या प्रोपेगेंडा फिल्म मान सकते हैं? हमारे एक दर्शक हैं जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, तो उनकी तरफ से मैं पूछ रहा हूं आपसे सवाल। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, अगर आप हिस्ट्री को या फैक्ट को डिस्टॉर्ट करके आप उसको नए सिरे से अगर कुछ एस्टेब्लिश करना चाहते हैं उसमें, तो उसके पीछे कुछ तो है ना। बिल्कुल है। अगर आप सिर्फ जलियांवाला बाग नरसंहार की कहानी दिखाते, फिल्में पहले भी बनी है, जलियांवाला बाग पर भी फिल्म बनी है। मैं कोई देख रहा था कि गुलजार साहब ने लिखी थी, मैं डायरेक्टर साहब का नाम भूल गया, विनोद खन्ना भी थे उसमें, वो करेंगे तो मिल जाएगा गूगल पे। तो उस नाम से ही फिल्म बनी है, और भी फिल्में रही हैं। भगत सिंह की जो फिल्में आई हैं उनमें जलियांवाला बाग दिखाया गया। उधम सिंह की जो कहानी अभी बनी थी, जो शुजीत सरकार ने बनाई थी, उसका भी बेस वही था। तो अगर आप सिर्फ वही कहानी दिखाना चाह रहे होते तो एक बात अलग थी, लेकिन आप उसके साथ साथ कुछ और भी चीजें कर रहे हैं। और ये साफ है, तमाम चीजें बता रही हैं कि उसमें आपने फैक्ट्स के साथ छेड़खानी की है। सिनेमैटिक लिबर्टी लेना एक बहुत अलग चीज होती है कि यार चलो मैंने सिनेमैटिक लिबर्टी ली। वो होता है कि 2%, 5%, 10%, है ना। हम इसको सिनेमैटिक लिबर्टी कहते कि आप सी शंकरन नायर साहब की फिल्म दिखाते, बायोपिक बनाते, लेकिन उसमें आप अक्षय कुमार को ले लेते, जो कहीं से कहीं तक मैच नहीं कर रहे उनसे चेहरे में, पर्सनैलिटी में। तो हम कहते चलो यार सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली। आपने इमरान हाशमी को अजहरुद्दीन बना दिया, हमने कहा चलो ठीक है सिनेमैटिक लिबर्टी ले ली, मान लेते। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि जो केस यहाँ पर हुआ ही नहीं, वो केस आप यहाँ होते दिखा रहे, जो घटना लंदन में हुई जो अलग तरह से हुई, आप उसके बहाने से कुछ और दिखा रहे हैं। तो इसको आप क्या कहेंगे? कुछ है पीछे। जी बिल्कुल, ये हमारे दर्शक भी हैं सौरभ के, ये बहुत एक्टिव रहते हैं बॉलीवुड के जितने भी हमारे लाइव आते हैं। इसमें लिख रहे हैं कि कोमल नाहटा ने तो केसरी 2 को सुपरहिट बता दिया था, आई मीन सीरियसली, एंड ही टोल्ड दैट जाट विल नॉट डू वेल एज ही कॉल्ड जाट अ सिंगल स्क्रीन मूवी। तो लोग तो देखिए, लोग तो खुलकर कमेंट करते ही हैं। जलियांवाला बाग ही था उसका टाइटल जो आपने जिक्र किया विनोद खन्ना है ना। हाँ, फिल्म का नाम वही था, डायरेक्टर का नाम मैं भूल रहा था। तो वैसे भी करण जौहर तो कहते रहे कि वो पैसा देकर स्टार लेते हैं, और वो तो खुलकर ही बोलते रहे हैं। बड़ी बेशर्माई से उन्होंने इस चीज को कई बार खुलकर बोला भी है, और ये भी बोला है उन्होंने कि मैं मेरे पैसे से फिल्म बनाता हूं तो मैं अपने ताया के बेटे को लूं कि फूफा के बेटे को लूं, समथिंग बेसिकली। तो इसीलिए ये बहुत जरूरी हो जाता है पूछना और कहना
कि अब जब इतनी ही खुलकर वो अपनी बातें कहते और मानते आए तो क्या देश से माफी भी मांगेंगे? क्या कहेंगे कि हाँ मैंने झूठ दिखाया है, हाँ मैंने पैसे के लिए एक फिल्म बनाई जिसमें मैंने जानबूझकर तथ्य जो थे गलत रखे थे? इतना क्योंकि बड़े खुले रहे हैं वो, तो काफी कुछ खुलकर बोलते ही हैं करण जौहर। बिल्कुल, बहुत खुलकर बोल सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। कम से कम बात साफ हो जाएगी कि हाँ उनकी मंशा यही थी। अब सवाल ये है कि उनकी मंशा क्या थी? मंशा लोगों को बनाकर निकलने की थी, या मंशा ये थी कि हाँ मैं आकर ऐसा बोल दूंगा, मुझे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता? अगर वो इस बात को स्वीकारते हैं तो कम से कम एक साफगोई होगी कि हाँ जो उन्होंने किया वो उन्होंने आकर स्वीकारा भी। इतना साहस शायद ही वो दिखा पाए, मुझे लगता है, क्योंकि उन्होंने एक साहस ये दिखाया था कि अरे हम तो मैनेज कर लेते हैं, हम तो स्टार खरीद लेते हैं। उसके बाद जिस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया है, या ये बात लोग आज तक नहीं भूले हैं और ना कभी भूलेंगे। तो मुझे लगता है अब उन्होंने शायद एक सेफ रास्ता निकाला है कि भाई करना तो जो मैंने कहा ना, मीडिया को डिवाइड एंड रूल वाला मामला, एक हिस्से को चुपचाप अपने पास रखो और दूसरे को तो साइड में करो, अपना काम अब चुपचाप करना। अब बोलने वाली जो है, खुल के बोलने वाली गलती नहीं करना है। तो अब वो शायद ऐसी गलती नहीं करेंगे। दरअसल वो जो गलतियां कर रहे थे ना, उसी चक्कर में उनकी आधी कंपनी बिक गई। सही बात तो यही है। और ये देखकर लगता नहीं है जिस तरह से काम अभी आगे बढ़ रहा है कि वो कोई सबक लिया है उन्होंने या सबक ले रहे हैं। वो कुछ उसी अंदाज में काम कर रहे हैं। लेकिन ये जो किया है ये तो मतलब ब्लंडर है, मतलब और क्या बोल सकते हैं। फितरत है, नहीं बदलेगी। उनको लगता है कि वो सब कुछ करके बदल सकते हैं, निकल सकते हैं। लेकिन हाँ, कहना काम है, आईना दिखाना हमारा काम है। अब कोई अपना असली शक्ल देखना चाहे ना चाहे, लेकिन हम आईना तो कम से कम दिखा ही सकते हैं। मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छे से कवर किया रवि जी, और बहुत सारे लोग जो नहीं गए होंगे अब वो और नहीं जाएंगे इस फिल्म को देखने, जब उन्हें पहले ही पता होगा कि फिल्म ऐसी। क्योंकि मैं आपको अपना व्यक्तिगत बताता हूँ, जब मुझे पता लगना शुरू हुआ, आपसे भी मेरी बात हुई और भी कई लोगों से बात हुई, तो जैसे ही मुझे ये आया तो मैंने कहा यार मैं फिल्म तो सारी रिव्यू करता हूँ, मैं एक ऐसा सिनेमा क्यों देखूं जाकर। हालांकि एक पत्रकार होने के नाते मुझे जाकर देखना भी चाहिए था, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं ऐसी फिल्म के पीछे अपने 3 घंटे नहीं खराब करना चाहूंगा जहां एक झूठी मनगढ़ंत कहानी सच्ची कहकर दिखाई गई है। मतलब ऐसे तो आप फिक्शन देखने जाते ही हैं, लेकिन जहां ऐसे धोखे का काम हो रहा है, तो धोखे के काम में हम क्यों उसमें अपने 3 घंटे खराब करें। तो मुझे लगता है कि हमने काफी अच्छे से समझाने की कोशिश की है लोगों को भी, और करण जौहर को भी, अक्षय कुमार को भी, कि अगर ऐसी गलती हो गई है, पहले तो करनी नहीं चाहिए थी, अगर हो गई है तो आप आकर सॉरी बोल सकते हैं। वैसे भी फिल्म को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको यह एहसास हो रहा होगा कि आपने जो गलत मंशा से चीज बनाई है वो सीधे शायद चली नहीं, क्योंकि कहते हैं ना, इंटेंट बहुत मैटर करता है। आप कोई भी काम कितने श्रद्धा से या किस मंशा से कर रहे हैं। एक चीज और कहूंगा लास्ट में, आपने बिल्कुल ठीक बात है, हमारी बात हुई उसके बाद आपने जो फिल्म देखने का आपका मन था वो बदल दिया आपने। लेकिन मैं उल्टा सोचता हूँ, मैं लोगों से कहूंगा कि अब तो जरूर जाके देखें। सर्च भी कर लें, गूगल में भी सर्च कर लें, पुस्तक भी पढ़ लें, देख लें कि वो वहां पर क्या है, फैक्ट्स क्या है, हिस्ट्री क्या है, और उसके बाद ये भी जाके देखें कि किस तरह से तोड़ मरोड़ के चीजें दिखा के आपको धोखा देने की, आपको बरगलाने की, आपको गलत ढंग से एजुकेट करने की कोशिश की गई है। तो बिल्कुल देखना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, तो और आपको पता तो चले कि देखें और फिर लिखें। आपका अपना जो भी फेसबुक है या ट्विटर पर है, या कुछ लोग हमारे यूट्यूब पे भी हैं, भले आप प्रोफेशनल मीडिया कर्मी नहीं भी हैं, तो भी आप एक दर्शक होने के नाते अपना रिव्यू तो पोस्ट कर सकते हैं। आप अपने इंस्टाग्राम पर बोल सकते हैं और बताइए, ताकि देखिए अगर कोई झूठ बोल रहा है तो उसे ये बताना जरूरी होता है कि तुम्हारा झूठ हमको पता है, बस इतना काफी है उसको बोलने के लिए, आंखों में आंखें डालकर, कि तुमने जो बोला है वो झूठ है और ये हमको पता है। ये बोलना बहुत जरूरी होता है, वरना सामने वाला ये सोचेगा कि आप सीधे तौर पर मतलब बनाए जा सकते हैं, या देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अब आप सोचिए ना, किसी और देश के लोगों से आप बात करिए, हम तो वैसे भी आजकल विश्वगुरु हो चुके हैं, हम किसी और देश के लोगों से अगर ये कहें कि आइए हम आपके देश का, रूस के लोगों से कहें या हम जापान के लोगों से कहें कि हम आपके देश पर एक फिल्म बनाते हैं जिसमें हम झूठ दिखाएंगे आपके इतिहास से जुड़ा, क्या रिएक्शन आएगा? क्या वो इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होंगे? तो सीधे कहेंगे कि आप हमारे देश का झूठ क्यों बताएंगे या क्यों दिखाएगा, हमारे देश का भी कोई व्यक्ति क्यों दिखाएगा। तो बहुत जरूरी है इन सारी चीजों को, बातों को कहना।
रवि जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत साफगोई से आपने अपनी बात रखी और हमने भी अपनी बात दर्शकों को बहुत अच्छे से समझाई है, ताकि जब भी कहीं कुछ झूठ या गलत कहा या दिखाया जा रहा हो तो उसके लिए आप कम से कम कह तो सकते ही। अब वो बदले ना बदले वो आगे की बात। शुक्रिया रवि जी। शुक्रिया उज्जवल जी, शुक्रिया। गुड नाइट। गुड नाइट।